लेक्चर नंबर 57। सेक्शन 23 कितने लोगों ने रिवाइज किया कल? 22, 21। ओके, फायदा हुआ होगा। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर आप एसेट लीज चलती के ऊपर बाय कर लें, तो अगर एट मैच्योरिटी ऑफ लीज आपने बाय किया है तो फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट ली जाएगी, और अगर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज बाय किया है तो बार्गेन परचेज प्राइस उसकी कॉस्ट ली जाएगी। हाइब्रिड में प्लीज बैठ जाएं, बातें मत करें, किताबें निकालें ना, अगली रो वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। Question number 42. During the year Salman Shahid sold the following assets, page 174. A vehicle used by manager in charge of his garment factory for 7.8 million. Vehicle कितने की बेची है? 7.8 million की। The vehicle was purchased for 9.1 million in tax year 2027। तो vehicle की cost को किस पे restrict करेंगे? 7.5 पे, यानी 9.1 को रोक के 7.5 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और फिर बेचते हुए इस पे क्या निकालेंगे? गेन और लॉस। तो ये सवाल अब आपने होमवर्क के अंदर जो है वो करके आना है। अच्छा, मैं सवाल लिख दूंगा, लेकिन फिर आपको देख लीजिएगा इसमें कौन से होमवर्क वाले हैं, कौन से क्लास वर्क वाले हैं, यानी बस वो सवालों को देखते जाइएगा, सबको कर लीजिएगा। तो 4-5 सवाल ज़रा देख लें। और आइडेंटिफाई एनी वन सिचुएशन इन विच फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट शैल बी अज्यूम्ड टू बी कॉस्ट। कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी कॉस्ट हो। एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी कॉस्ट हो। जी माय डियर, जल्दी हाथ खड़ा करके बताएं। जी, जब आप पर्सनल एसेट को घर में लेके आ रहे हैं, सॉरी, पर्सनल एसेट को बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ही उसकी क्या, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही क्या समझ ली जाएगी? कॉस्ट। 0.4 था ना सेक्शन 76 का 4। ये क्वेश्चन नंबर कौन नोट कर रहा है? मुझे फिर एक दफा मैसेज भी कर दे, कौन हाथ खड़ा कर दे कोई। ओके, फिर इसी तरतीब से पूरा बता दिया करें। डिस्कस द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो आसान है ना, सेक्शन 21 में आपको मिल जाएगा। अच्छा, 44 था। Sikandar has revalued his factory building in accordance with the international accounting standards, consequently charged depreciation on revalued amount। और ये उसने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की किताबों में चार्ज की होगी या टैक्स की किताबों में? नहीं, अकाउंटिंग की किताबों में चार्ज की होगी ना। IFRS के मुताबिक रिवैल्यू की और अकाउंटिंग की किताबों में डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की टैक्स इम्प्लीकेशंस बताएं, क्योंकि फिलहाल तो उसने जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है अकाउंटिंग की किताबों में रिवैल्यूड अमाउंट पे। तो सेक्शन 22 की रोशनी में द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन ओपनिंग WDV, देयरफॉर रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। तो रिवैल्यूएशन अलाउ नहीं है, बल्कि ये हमने यहाँ भी बात पढ़ी थी, अनरियलाइज्ड गेन्स वगैरह पे टैक्स भी नहीं है, therefore gain arising on revaluation is not taxable। लेकिन मेन बात आपने ये लिख के आनी है कि भाई the depreciation will not be charged on revalued amount as per tax rules, rather as per tax rules opening WDV पे रेट लगेगा। सेक्शन
22 का असल में 2 पूछना चाह रहे हैं आपसे, सेक्शन 22 का 2। शहबाज has acquired a machinery for his new factory against a loan repayable in US dollar। उसने लोन वापस करना है US डॉलर के अंदर। डिस्कस व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको लॉस आ रहा है करेंसी एक्सचेंज के ऊपर तो आप वो एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। जो लोग कहते हैं थ्योरी नहीं आती उनके लिए ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ, और जो कह रहे हैं कि गेन आ रहा है तो इसके ऊपर आप जो है वो माइनस करेंगे। तो लॉस को ऐड करेंगे और गेन को माइनस करेंगे। लेकिन बेहतर है कि सेक्शन 76 के 5 के साथ साथ 6 भी लिखाइएगा जिसमें हेजिंग की बात की हुई है। सेक्शन 76 का 5 एंड 6। ओके, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 18 लाख है, वो केएल के कराची फैक्ट्री में यूज़ हो रही है। ये घाना में एक सब्सिडरी को ट्रांसफ़र हो गई है। अब घाना पता नहीं क्यों लोग पाकिस्तान समझे थे। द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द टैक्स वालों की बीवी ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र वर इतने एंड इतने। तो घाना आजकल पाकिस्तान से बाहर है। घाना है, नाना नहीं है। तो नाना तो पाकिस्तान में है हमारे, लेकिन घाना आजकल पाकिस्तान से बाहर है। तो घाना ना ढूंढिएगा जाके नक्शे पे, आप सिर्फ ये बता दें कि इस पे कौन सा रूल लगेगा। सेक्शन 22 का 14। तो क्या कंसिडरेशन में से बीवी माइनस करेंगे? अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया तो कंसिडरेशन तो गिवन ही नहीं है भाई, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू भी इग्नोर करेंगे। तो जब एक एसेट आप बाहर के मुल्क में बेच दें तो कंसिडरेशन में से बीवी माइनस करते हैं। कंसिडरेशन नॉट गिवन क्योंकि एसेट आपने बेचा नहीं है। टैक्स वालों की बीवी ढूंढे 6 लाख, कॉस्ट को ही कंसिडरेशन लेंगे। सो दैट इज द आंसर गाइस, रियल गाइस, डियर गाइस, मोटे पतले गाइस। ओके ठीक है जी। तो 40 का 1 किया है मैंने, 40 का 2 ना लिख दीजिएगा कहीं वो भी किया है। तो 40 का 1 किया है, 40 का 2 तो भी हमें समझ नहीं आएगा, वो तो साथ वाले को समझ नहीं आएगा। ये तो आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। 37 एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल एज रेफर्ड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डिस्पोजल का मतलब बताएं। सर थ्योरी भी आती है पेपर में? सर हमारे पेपर में भी थ्योरी आ सकती है। सर कितनी थ्योरी आएगी, कितना न्यूमेरिकल आएगा? सर कुछ तो बताएं सर, खुदा का खौफ करें। मेरे भाई ऐसा ना क्या करें, मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कितनी थ्योरी आ रही है, कितना न्यूमेरिकल, लेकिन वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है। उससे ऐसे चढ़ता है कि जो बात बताई हो फिर उस पर आप पूछ रहे हो। और क्यों पूछते हैं ये सवाल? जब थ्योरी के सवाल आपके सामने अटेम्प्टों के अंदर आए हुए हैं तो फिर कैसे सवाल क्यों पूछने की क्या तुक है? तो थोड़ा सा रीजनेबल रैशनल तो सवाल पूछा करें। तो अब थ्योरी को अच्छे तरीके से याद करें, समझें। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, आप भी किसी के साथ ही बैठे हुए हैं। ये डिस्पोजल 75 का 1 2 3 3A और 4। वन से लेके 4 तक डिस्पोजल। और ये तो आसान है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन? कॉस्ट क्या होगी? राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो राही ने फर्नेस बनाई है कोरंगी में। कंस्ट्रक्ट, कॉस्ट क्या होगी कंस्ट्रक्टेड की? तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एसेट शैल बी द टोटल कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एसेट प्लस एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर और इंप्रूव द एसेट। तो हमें पता कैसे चला? सेक्शन 76 है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, यहां से पता चला। सेक्शन 76 में से सवाल आया फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्शन। सो दैट इज अ डिस्कशन ऑफ सेक्शन 76 का 4। ऑन यकम जुलाई 2015 तलहा स्टार्टेड यूजिंग हिज जाती कंप्यूटर फॉर बिजनेस।
the computer for business. So its cost will be the fair market value on the date it is put to use. And he also upgraded the operating system comply with the business need. तो इसमें 2 का C लिखाइएगा, एक्सपेंडिचर पेड टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ कॉस्ट. तो 76 का 3 है ये, और ये 76 के 2 का C है. अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, अपग्रेडेशन भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, और साथ साथ हाइब्रिड में मोबाइल यूज़ होगा ताकि थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाए पहली रो में बैठ के. ओके, पॉइंट नंबर बी, प्लीज़ दूर रख दें ज़रा क्लास के एंड तक, तो देखें क्लास पढ़ी जाती है या नहीं, थोड़ा दूर. वो जो येलो नहीं नज़र आ रहा 1, उस तक तो कम से कम रखें, पॉइंट बी तक इजीली एक्सेसिबल ना हो. पॉइंट 1, मिस्टर सॉलिथ एक्वायर्ड अ प्रोडक्शन मशीनरी. सॉलिथ ने प्रोडक्शन मशीनरी एक्वायर की है बाय यूटिलाइजिंग अ लोन रीपेबल इन यूरो. तो लोन वापस करना है यूरो के अंदर. द लोन इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज एंड इज रीपेबल इन 2 years टाइम. सॉलिथ रिसीव 20% सब्सिडी ऑन सच मशीनरी फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब सब्सिडी के बारे में लिखा नहीं एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, तो ऐसे यार मुझे बता लेने दो ना, आप लोग अपनी क्लास में करवा लो, इनके लिए अलग बैच लगवा दें उधर इचरे के अंदर एक क्लासें शुरू करवा दें सीए की. हद होगी. ये थ्योरी का सवाल है, इसमें हम क्यों एज्यूम करें एग्जेम्प्ट है. थ्योरी के सवाल में दोनों बातें करके आएंगे. अगर एग्जेम्प्ट है तो ये कर लो, और अगर टैक्सेबल है तो ये कर लो. हाँ, न्यूमेरिकल था तो फिर मैंने कहा था एक साइड पर जम्पशन ले लें, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो हमने कुछ ना कुछ करना होता है, दोनों में से एक रास्ते पे जाना होता है. लेकिन थ्योरी के सवाल में दोनों रास्ते बता दें, आगे जाने वाले की मर्जी है वो जाए ना जाए. लेकिन न्यूमेरिकल में तो हमने खुद रास्ते पे जाना है, तो इसलिए दोनों में से एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा. आई होप एक बहुत बड़ा रूल आपको बता दिया गया है. ओके, द लोन इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज एंड रीपेबल इन 2 years टाइम. तो लोन वाले में सेक्शन 76 का 5 और 6 लिख के आएंगे. सेक्शन 76 का 5 और 6 लिख के आएंगे, और सब्सिडी वाले में सेक्शन 76 का 10 लिख के आएंगे. ओके बबलूस, अभी तेरी सर्दियां नहीं आ रही रे, तुम्हें सर्दी ना लागे. मिस्टर आमिर एक्वायर्ड अ न्यू मशीनरी पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन. उसने एक नई मशीनरी खरीदी है ओल्ड मशीन के बदले. ओल्ड दे दी, नई ले ली, पुरानी दे दी, नई ले ली. ही पेड किराया टू ब्रिंग द ओल्ड मशीन टू सेलर्स लोकेशन and also purchase cooling equipment which was attached to the new machine for its smooth functioning. अब बताएं, ये जो कूलिंग इक्विपमेंट आपने ख़रीदा है ये इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, तो आपका क्या ख्याल है, इसको कैपिटलाइज करेंगे या इसको खर्चे में डालेंगे? कौन सा वाला सवाल लीजिए, 34. So the cost of new asset shall be the sum of total amount given for the asset including fair market value consideration determined at the time it is given or incidental expenditure in acquiring or disposing the asset. तो और इसके बाद expenditure alter to improve the asset, for example cooling equipment purchased here. ये कौन सा वाला पॉइंट था? 76 का बोलें जल्दी 2, तो 76 का 2 था. ओके next, why is it so slow? पढ़ के लुट मचाई हुई है, लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं. अगर अभी भी लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं तो पता नहीं फिर आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं. बस यही हो सकता है फिर आईकैप का प्रेसिडेंट आपके घर आ जाए, उसको भी आपने चाय पिला के भेज देना, पढ़ना फिर भी नहीं, दाखिले पढ़ना शुरू कर दें. कुछ लोग पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे पढ़ नहीं रहे. क्वेश्चन 33, डिस्पोजल. डिस्पोजल का क्या मतलब है? डिस्पोजल के वाइडर मीनिंग है द वाइडर कॉनोटेशन, वाइडर मीनिंग है. इसमें सेल भी आ जाती है, एक्सचेंज भी आ जाती है, रिलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट भी आ जाती है. रिलिंक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट दोनों बहनें आपस में, रिलिंक्विशमेंट बड़ी बहन है और एक्सटिंग्विशमेंट उसकी बड़ी बहन है.
तो लिस्ट सिचुएशंस, वो सिचुएशंस बताएं जिसमें एक एसेट ओन्ड बाय अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। वो सिचुएशंस बताएं जिसमें एसेट, अब रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट कैंसिलेशन टाइप होता है, तो लेकिन अब इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वो डिस्पोजल की चीज़ें पूछ रहे, अभी आपको बताया था सेक्शन 75 का 1 से लेके 4 तक। क्लास में बैठ के भाई सीधे हाथ से खाया पिया करें ताकि बाकी लोग भी फिर आपको देख के माशाल्लाह। अच्छा जी, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग that may be adopted in income tax ordinance by following persons deriving income under that business। बिजनेस इनकम एक कमा रहा है बंदा, तो वो कौन से वाले मेथड यूज करे? कंपनी है अगर तो, और पर्सन अदर देन कंपनी है तो कंपनी कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करे? शायद कोई सेक्शन हो, उसकी हमने हेडिंग पढ़ी हो जिंदगी के अंदर, तो जिंदगी में पड़ी हुई चीजें कभी ना कभी तो फायदा दे ही जाती हैं। हमने भी जिंदगी के एक मोड़ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। तो कंपनीज कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करे? ये तो 32 के 2 में लिखा हुआ है। वाइल अदर पर्संस रिकॉर्ड ऑन कैश और एक्रूवल, ये भी 32 के 2 में लिखा हुआ है। लेकिन बेहतर है कि 32 का 3 भी इसमें लिखाएं कि बोर्ड अगर किसी बंदे को कहे तो वो मेथड उसका बदल भी सकता है। स्टेट द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, बातें नहीं करनी, ये जो आप दाएं और बाएं मुंह करते हैं ना, यहां से साबित होता है पस यू आर स्पीकिंग। स्टेट द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेटिंग टू चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस। चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताने। 32 का 4 एंड 5, चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पहले बता देते तो हम भी साथ साथ याद करते हुए चैप्टर के आखिर के अंदर बता रहे हैं। मैं नहीं बोलता, मैं जा रहा हूँ। जाएं, मैं दरवाजे खोल दें, दोनों खोल दें इनके लिए, कॉलेज का दरवाज़ा खोल दें, लाहौर के दरवाजे खोल दें आज इनके लिए। तो चार्ट डाल रहे थे इतने दिनों से, घर जाके जो है वो मैंगो का चार्ट डालते थे आप लोग। अ पर्सन में अप्लाई, आप अप्लाई करें कि मैं मेथड चेंज करना चाहता हूँ, और मेथड चेंज करते हुए एहतियात रखें कि इनकम्स को डबल रिकॉर्ड नहीं करना और एक्सपेंसेस वगैरह को, डिडक्शंस को, टैक्स क्रेडिट्स को डबल रिकॉर्ड नहीं करना, और सिरे से ओमिट भी नहीं करना। क्वेश्चन 29 का 3, इनिशियल डेप्रिसिएशन एक 3 साल के ओल्ड प्लांट पे मैंने लेनी है जो कि चाइना से मैंने इंपोर्ट की है, मिल जाएगी? हाँ, मैंने कहा था सेकंड हैंड पाकिस्तान से खरीदने तो इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से खरीद लें तो इनिशियल अलाउंस मिल जाएगा। और डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ, अच्छा ये तो इनिशियल अलाउंस की बहस होगी ना। डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ क्या लेंगे, जल्दी बताएं। डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ कितने इयर्स लेंगे? Obviously this will be ignored. Depreciation के लिए the life given in the question of 7 years will be ignored. Rather we will apply the rate of 15% on opening WDV in case of plant and machinery. So the 7 is dhoka. You are धोखा। धोखा में अलिफ होता है एंड पे, हे होता है, ये होता है धोखा। इंग्लिश में लिखना है क्या? डिसेप्शन कहते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। डिसेप्शन कहते हैं, डिसीव, डिसीव, डिसीव तो पता नहीं। अच्छा, सस्ती इंग्लिश क्या होता, मतलब पता नहीं क्या, कहाँ से लफ्ज़ निकले, नए लफ्ज़ नहीं मुझे पता जो आप लोग आजकल निकाले हुए हैं। चलें छोड़े, हम सीए करते हैं, आ जाए वापस। ओ जादुई छड़ी आ गई, ले आओ आज जादुई छड़ी को।
मैंने कहा था कुछ और नई भी मंगवा लें। ठीक है, ओके। इस पे ये जादू नहीं है, हाथ आगे करो, एक और भी जादू है इसका। सुबह सुबह बुलवाते हैं। जो बच्चे एग्जाम लीव्स में सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, हमने खुद अपने ज़माने में देखा है कि 10 बजे तक लगता है इतना पढ़ लिए कि सब कुछ ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने की साइड पर जा रहा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ दी है सुबह के कामों में बरकत अता फरमा। तो जो सुबह सुबह उठ जाते हैं वो तो ऐसे ही लुट मचाते हैं कि बस, तो अपने आप को समझाने की बात है, रात को जो है वो 10 बजे सो जाया करें ताकि 4 बजे सुबह उठ गए। ओके, मोबाइल भी साथ साथ यूज़ कर लिया, ज़रा थोड़ा सा ऐसे फ्रेश हो जाता है बंदा क्लास में। ओके, मोबाइल तो बहुत सी मिसालें मिलती हैं, 3-3 4-4 पेपर जिन लोगों ने निकाले उन्होंने कहा लास्ट मंथ तो बिल्कुल हमने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया था, उसको अपने पास रखते ही नहीं थे। तो बहुत बहुत सी मिसालें मिलती हैं, और ऐसे लोग वैसे भी मिले, उन्होंने कहा 1-2 महीने पहले ही हमने छोड़ दिया था, यानी दिसंबर जनवरी में हमने बस छोड़ दिया था। लेट मी डू सी ए। बहरहाल हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 2-3 साल और रोना पड़ता है। सवाल निकालें कल वाला। ये आप लिख रहे हो किस तरतीब से मैं चीज़ें करा रहा हूँ? अभी ये वाला भी लिखोगे जो सवाल है, अलग से कहीं लिख रहे हो या ऐसे टिक-टॉक कर रहे हो बस? अच्छा अच्छा, इस तरह। हाँ, निकालें जी दोबारा मुबश्शिर वाला पेज। लीज कब शुरू हुई है? 1 जुलाई 2003। तो पहला साल कब ख़त्म हुआ होगा? 30 जून 2000। दूसरा 30 जून 2005। तीसरा 30 जून 2006। चौथा, पांचवा ऑन 30 जून 2008 लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू मुबश्शिर ऑन मेच्योरिटी ऑफ लीज। द लीजिंग कंपनी वॉज आस्क्ड टू एडजस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू इसकी 100 रुपया थी। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वॉज 1 जुलाई 2003। लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 270। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द अकाउंटिंग वालों की बीवी वॉज 590। सो अकाउंटिंग वालों की WDV वॉज 590, whereas the market value was you can say 800. At commencement of lease the cost of machine was 1200. Okay, अब as far as the lessee is concerned, अगर आप लोग देख रहे हैं इधर हाइब्रिड वाले, as far as the lessee is concerned, जहां तक लेसी का ताल्लुक है, तो लेसी पहले साल भी रेंटल माइनस करेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें साल भी रेंट माइनस करेगा, और पांचवें साल के एंड पे एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा 100, क्योंकि इसने खरीद लिया है, और इसी को डिप्रिशिएट करेगा।
तो ये डिस्कशन है फ्रॉम द एंगल ऑफ लेसी, टैक्स वालों की नजर में। अकाउंटिंग वालों की नजर में वो जो भी कर रहा हो, टैक्स वालों की नजर में मैं कह रहा हूं। तो टैक्स वाले कहते हैं लेसी पहले साल भी किराया माइनस करो, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें साल भी, और पांचवें साल के एंड पे अगर तुमने खरीद लिया है तो 100 रुपए को एसेट की कॉस्ट बनाओ और अब इसको डिप्रिशिएट करना शुरू करो। इसलिए मैंने कहा था जब हमने कॉस्ट निकालनी है एसेट की, अकाउंटिंग वालों की WDV, मार्केट वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट इग्नोर करनी है, बल्कि रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट लेना है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद जो है वो अब हम डिस्कशन करते हैं लेसर के एंगल से। फॉर लेसर ₹100 is consideration received because it is cost for lessee. Now it is consideration for lesser. अभी तो मैंने नोट करने का टाइम नहीं दिया। If 270 into 5 plus 100, 270 into 5 1450, 1450 plus 100 plus 100 1550, 1450 should be greater than 1200. So the lawmaker is saying ₹100 will be ₹100 will be consideration for lesser if rentals received by lesser plus residual value received by lesser is greater than the amount spent by lesser. So it is an outflow for lesser. lesser ने 1200 का खरीदा है, इस आउटफ्लो के बदले ये इसको इनफ्लोज हैं। सो दीज इनफ्लोज शुड बी ग्रेटर देन आउटफ्लो, तभी इसको डील वारे खाएगी, वरना तो इसको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो ₹100 इज कंसिडरेशन फॉर, पता नहीं क्यों किधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि कौन सी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सही करें क्लासों में। ₹100 is consideration for lesser if the amount realized during the lease term plus the residual value realized is greater than the original cost of the asset. So it is amount realized, it is residual value, and it is greater than original cost. If it is so, अगर ऐसा है तो फिर 100 is consideration received, फिर 100 consideration received. Okay, teacher will have a H2 break. Why are you watching H2O? किसी को पानी चाहिए? नोट करो जल्दी। भाई आपने नोट कर लिया? यार आप तो अच्छे वाले बच्चे, जल्दी जल्दी नोट किया करो। आपको मैं क्या गंदा बच्चा हूं? पानी किसी को चाहिए?
ऐसे नहीं सर, ऐसे जल्दी करें। मेरे तो ख्याल से ऐसी चीज़ें किताब पे नोट किया करें, फिर ऐसे वो रजिस्टर खोल के बैठे रहेंगे। किताब में अच्छी वाली जगह इसीलिए छोड़ी हुई थी। अब कर लिया तो घर जाके कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, डोंट रिपीट इट। बच्चे मासूम होते हैं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। बाहर जाके कह देते हैं अब्बू कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ। ऐसी देर में बात आ गई। बच्चे मासूम होते हैं। मतलब ये कि ऐसा आप कभी बच्चे को मजबूर ना कीजिएगा ऐसी हरकत करने पे। ओके, चलें जी। बहुत बड़े नुकसान की बात है माशाल्लाह। आप तो वसूख से कह सकते हैं कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ सर मैंने झूठ नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। मजबूरी तो फिर हर कोई ढूंढ लेता है झूठ बोलने के लिए, मजबूरी में बोला है, हद होगी, गलत बात करते हो। अच्छा, मुत्तकी इंसान बैठा हुआ है आपके साथ। चलें जी, ये लिख लें आप। सेक्शन कौन सा पढ़े थे? सेक्शन 77 का 4 रह गया था। ये सेक्शन 77 का 4 है। ये मैं आपको भी पढ़ाता हूं जी, हम भी पढ़ने के लिए आए हैं। बस में जाते हुए, इशारे पे खड़े हुए, इधर उधर बस स्टैंड पे लोगों को समझाया करें लॉ की प्रोविजंस, फिर आपको याद हो जाएंगी। My dear Babaji, how are you? Where are you going? I am going to Ichra. Okay, meanwhile, I will explain you section 77, subsection 4. अच्छा जी, ओके बेटा, बाबा जी भी सही शुगल वाले होंगे। ओके बेटा, let's start together. And Babaji will say, I remember that the name of section is consideration received. Ooh, you great man. I will not explain it to you now. The actual consideration received, देखो हिम्मत होनी चाहिए, हाइब्रिड में बंदा इस टाइम भी आ सकता है, हिम्मत होनी चाहिए, ये मेरे जैसे का काम नहीं है। The actual consideration received by a bank or a leasing company, जिसने लीज पे दिया हुआ था एसेट, on 30 June leased machinery was transferred to मुबश्शिर। लीजिंग कंपनी से इसने ली होगी ना, ये लीजिंग कंपनी है, द लीजिंग कंपनी, कोई होगी, नाम नहीं दिया हुआ लीजिंग कंपनी का। द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ बैंक और अ लीजिंग कंपनी फॉर एसेट लीज्ड बाय कंपनी टू अनदर पर्सन शेल बी द रेजिडुअल वैल्यू। तो बस ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है सबस से, द कंसिडरेशन रिसीव्ड शेल बी द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड, ये लाइन है असल। द कंसिडरेशन है साथ वाले के पास हाईलाइटर, वो आपको उधार दे देगा इंशाल्लाह कल परसों से। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड शेल बी द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड। तो कंसिडरेशन अपना लेके आ, जल्दी कहें उसे, अपना लेके आ, ना छेड़ मलंगा नू, पै जान गए लेग्स नू। The consideration received shall be residual value received on the maturity of lease. Condition बता दें जरा, condition जल्दी। Condition is that the residual value plus the amount realized during the term of, भाई condition पढ़ो इस वक्त प्लीज। The condition is that
the residual value plus amount realized during the term of lease is equal to or greater than, ये या बराबर हो तो भी चलेगा, ग्रेटर हो तो भी चलेगा, चलने वाले ने तो। अच्छा, अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो क्या होगा, ये शायद आपके स्कोप में नहीं है, इसलिए इस साइड पे मैं नहीं जा रहा। अब देख लें सारा सेक्शन, आप लोग सेक्शन खोल के रखें, मैं पढ़ता हूं। द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय लीजिंग कंपनी ऑन एन एसेट लीज्ड बाय लीजिंग कंपनी ऑन डिस्पोजल शैल बी द रेजिडुअल वैल्यू रिसीव्ड। द कंडीशन इज दैट द रेजिडुअल वैल्यू plus the amount realized during the term of lease 5 साल should be greater than or equal to the original cost of asset. Instead of this you will हिला your उंगली in घर like this, आपकी उंगली यहां होगी, रखें साथ साथ मेरे। The condition is that the residual value plus amount realized during the term of lease should be greater than कॉस्ट ऑफ एसेट, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो आप लोगों ने उंगली साथ साथ हिलाई, मेरे साथ साथ उंगली हिलानी है आप लोगों ने, रख के अपने रजिस्टर पे। बस साथ वाले को देखें सही उंगली हिला रहा है या नहीं, बस साथ वाले को देखें। Got it? Hybrid में I can identify the persons who do not bother to हिला उंगली। उंगली is for हिलाइंग, okay। तो ये तो लेसर की बुक्स में बात हुई ना, क्योंकि लेसर की बुक्स में डिस्पोजल थी। कल तो लेसी की बुक्स में बात हुई थी क्योंकि उसकी किताबों में एडिशन थी। I hope you got it, what you have got it. शौर नहीं होता था, खाला सुल्ताना का बेटा, खाला रशीदा के यहाँ जिसकी हुई थी, शौर इज सो पागल है यह जी, हर बोंगी इससे सुन लो। शौर इज ए सोल प्रोप्राइटर, वो अकेला कारोबार करता है, और क्योंकि फिर जरा उसका नाम अपना बनाना था उसने, तो उसने नाम रख लिया शौर एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस आखिर में एस भी लगाया, शौर एंटरप्राइजेस। और 31 जनवरी 2008 को शौर ने अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग बेच दी है, इंक्लूडिंग लैंड। फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड बेच दी है, बातें करते हुए हाइब्रिड में, बातें करते करते उसने बेच दी बस। सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग विद लैंड फॉर 10 मिलियन। लैंड और बिल्डिंग दोनों 10 मिलियन की बेच दी। एट द टाइम ऑफ बेचना द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वर इतने एंड इतने, लेकिन कोई इकट्ठी करके बेची तो 10 मिलियन की बिक गई, या अच्छी प्राइस बस उसको मिल गई, उसने 10 मिलियन की बेच दी। अलग अलग शायद 3 मिलियन और 5 मिलियन की बिकनी थी, लेकिन इसने यानी कि बिल्डिंग को अगर उठा के साइड पे रख के कहीं बेचता तो बिल्डिंग जो है वो 5 मिलियन की बिकनी थी, और फिर जो नीचे लैंड बच जाती वो फिर जो है वो 3 मिलियन की थी। लेकिन इसने इकट्ठी बेची, या पता नहीं कोई बंदा पागल बन गया होगा, उसने इससे 10 मिलियन की बेच दी इसने। ये 31 जनवरी 2008 तो बनता है टैक्स ईयर 2008। और 1 जुलाई 2006 यानी टैक्स ईयर 2007 पिछले साल इसने 2 मिलियन की कॉस्ट पर खरीदी थी लैंड, और 6 मिलियन की कॉस्ट पर खरीदी थी बिल्डिंग। अब ऑब्वियसली अगर बिल्डिंग का डेप्शन रेट इसने नहीं दिया तो इसने खुद ही बिल्डिंग वालों की WDV दे दी है। पहले साल के एंड तक बिल्डिंग की बीवी इतनी है, शायद इसने बिल्डिंग पर 10% रेट लगाया हो, मेरे ख्याल से तो यही लगाया हुआ है, 6 पे 10% लगाया होगा तो 0.6 आ गया होगा, तो फिर BV 5.4 है। लेकिन हमें अगर वो दे दे तो फिर हमें कोई ज़्यादा ओवर एक्शन बन के चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये 5.3 भी दे देता तो हम मान लेते, हम कहते पता नहीं क्या डिप्शन का रेट होगा, हमें क्या। तो जो सवाल अगर BV दे देगा तो वही BV नसीब में होगी, तो प्लीज़ फिर उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मसला अब ये है
कि दो चीजें लमसम प्राइस में बेच दी हैं। कल एक चीज खरीदी थी जिसके दो टुकड़े थे, उसका एक टुकड़ा आपने निकाल के बेच दिया था, जैसे गाड़ी में से उसके टायर बेच दिए। तो कल एक चीज थी उसके दो हिस्से थे, जैसे जहाज के पर बेच दिया आपने। नहीं लगवा लेंगे आप, ऐसे मुझे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। तो सिमिलरली, बिल्कुल, बल्कि कन्वर्सली शायद बोलते हैं, तो इधर उल्टी बात है। इधर दो चीजें बेचने जा रहे हैं लेकिन दोनों इकट्ठी बेच दी हैं। जैसे आप कहीं लैपटॉप खरीदने, मैंने तो मैं कंप्यूटर बेचने जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर उठा के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो अम्मी की आवाज आएगी कि टेबल का फिर अचार डालना है, तो फिर आप टेबल भी बेच देंगे, साथ कंप्यूटर भी बेच देंगे, क्योंकि आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपकी लैप अब काफी होगी, टेबल की शायद जरूरत ना हो। सो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑन 31 जनवरी सोल्ड अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10, तो आपने दो चीजें इकट्ठी बेच दी हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। एक तो हमारी डिस्पोजल है यहां लैंड की। लैंड तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, सेपरेट ब्लॉक। लैंड इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, लैंड के डिस्पोजल। और एक हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, जिसमें हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग बिक रही है, डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। ये हमारी दो हेडिंग्स बनेंगी। बाकी इंशाल्लाह पहले मैं नोट करता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV, कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV। ऑब्वियसली लैंड के केस में WDV तो होगी नहीं, तो लैंड के केस में हम कॉस्ट लेंगे, टैक्स वालों की कॉस्ट। ओके, Shaur is sole proprietor. He sold a factory building for 10. Okay, what share? 10. Is it so? Is it so? 20 का बेचे, 20 का बेचे, फिर दोनों की कंसिडरेशन 10-10 ले लें, बोले 10-10, 10-10 ले लें, 10-10। मेरे ख्याल से 10 को 10 ही कर दें और इसके दो हिस्से कर दें। 10 को अंदर बुलाएं जरा, 10 अंदर आ। ये है कंसिडरेशन, इसको डिवाइड करें दोनों की फेयर वैल्यू पे और मल्टीप्लाई करें लैंड की फेयर वैल्यू से, फिर इसको डिवाइड करें दोनों की फेयर वैल्यू से और मल्टीप्लाई करें बिल्डिंग की फेयर वैल्यू से। 8 वाली चीज अगर 10 की बिकी तो मेरी कैलकुलेटर बताओ 3 वाली कितने की बिकी। 8 वाली चीज अगर 10 की बिकी तो 7 वाले के कैलकुलेटर बताओ 5 वाली कितने की बिकी। 6.3 पॉइंट। अब आप नोट कर लें, फिर उसके बाद WDVs की तरफ मैं आता हूं। There is enough space on the 7 वाले का forehead, you can use it comfortably without disturbing anyone.
चलें जी, कर लिया। लैंड कितने की खरीदी थी? बोले 2 की, 2 की, चलें 6 की। आर यू दीवाना, आर यू मस्ताना, ये जी बंदे हैं यार, ये क्या है यार? इसे जमा कराओ टीए रूम में, क्या कर रहे हो यार? लैंड वर एक्वायर्ड ऑन, लैंड वर एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। लैंड कितने की खरीदी है? 2 मिलियन की। एंड बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड फॉर 6 मिलियन। तो बिल्डिंग की बीवी बताएं कितनी अवेलेबल है? बिल्डिंग की बीवी, माय डियर बीवी, मैं बीवी कह रहा हूं, तुम कॉस्ट ढूंढ रहे हो। 5.4। इधर जवाब 1.75, उधर जवाब 8.5। 8.5 तो नहीं, 5 - 4 8.5 आता है, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्या है वो? मुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा, मेरा कैलकुलेटर किधर है? 6.25 माइनस 5.4, 0.85। यकीन आ गया, बस छोड़ें, क्या टेंशन है। 0.8। इज इट सो? No, no, no. You guys are not serious in your studies. You guys are not serious in your studies. If the consideration received on the disposal of building is greater than cost, then extend the formula of BB. So that is the real concept being given to real people. So that's really sad that you people are too much ajeeb. If the consideration received on disposal of building exceed the cost, then extend the formula of BB, cost less summary division. Cost इधर आना जी में आई, cost दोबारा आना, BB तुम आना, summary division निकालें 0.6. Where the consideration received on the disposal of building exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. So please cut it. You know how to cut it? Katna aate hai? Okay. 6.55. 5.65. 0.6. So that is a tax gain. So well, it's really sad. Let me पता नहीं पढ़ाया तो था इन लोगों को, क्या करते हैं ये लोग, शायद रिवीजन नहीं की हुई या कल इनको रिवाइज करने को नहीं कहा। चलो मैं तो पढ़ा दिया करूँगा, आगे मर्जी तो ही नहीं किया, पता नहीं क्या मसला है इनको, शायद बिजी बहुत होते हैं या रिवाइज नहीं करते, चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, पता नहीं लोगों के, शायद मेरे पढ़ाने में मसला होगा, पता नहीं, तो याद नहीं आ रहा क्या करें इनके साथ। ओके, दैट्स नाइस गाइस, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, दिखाना सवाल की रिक्वायरमेंट। अच्छा भाई, लैंड का बेचना ना बिजनेस के चैप्टर में नहीं आपने फॉलो कराना। लैंड चाहे आप अपनी दुकान की बेचें, चाहे कोई भी लैंड बेचें, लैंड का बेचना आपने कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में ही फॉलो करवाना है। लैंड का बेचना आपने कभी भी बिजनेस के चैप्टर में फॉलो नहीं कराना, याद रखिएगा। रिक्वायरमेंट है माय डियर, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2008। तो टैक्सेबल इनकम भी निकालनी है, करेक्ट हेड भी बताना है।
तो करेक्ट हेड भी हमने दोनों का बता दिया है और उसकी टैक्सेबल इनकम भी निकाल दिया। न्यूमेरिकल का फेस तो शायद बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अंग्रेजी देखिएगा माय डियर। जी मोबाइल से बाहर आ जाएं, पढ़े भाई। भाई इधर ऊपर देखें ना हाइब्रिड वाले, इधर देखें भाई। वेयर टू और मोर एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन and the consideration received for both assets is not separately known, then the consideration received on the disposal shall be apportioned in proportion to the fair value of both assets at the time of disposal। ये हम कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए थोड़ी सी ऐसे करते हैं। where two or more assets are disposed of in a single transaction, the actual price for each asset is not known. The consideration and margin between the assets disposed of in proportion to their respective fair values at the time of transaction। जी अब दोबारा पढ़ते हैं। where two or more assets are disposed of in a single transaction and actual consideration of where two or more assets are disposed of in a single transaction, actual consideration for each asset is not known। हाँ अब पढ़ते हैं। where two or more assets are disposed of in a and consideration for each asset is not known, then total consideration received shall be todo between the two assets in accordance with the fair values। कब की? at the time of disposal। okay guys, what a mess it is। चलें हाथ खड़ा करके सुना दें ये सेक्शन। हाइब्रिड में प्लीज अटेंटिव रहा करें, किधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता ये माउस कहाँ गया। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सुनाएगा? where two or more assets are disposed of in a single transaction and the actual consideration। साथ वाले बाबूजी पूछेंगे बेटा तुम क्या लगे हुए हो, आप दोबारा शुरू हो जाएगा। where two or more assets are disposed of in a single transaction and the actual price is not known। ओके चलें, ये आपका और आपके घर वालों का मामला, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। आगे चलें, सेक्शन 19 की तरफ आ जाएं। आप जाने, आपके घर वाले जाने, पढ़ना है नहीं पढ़ना। सेक्शन 19, खुदा के लिए हमें हौसला दे दें, ऐसी बातें ना किया करें हमारे साथ। गिरती दीवार को सहारा देना होता है। टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का क्या करना है, स्पेकुलेशन बिजनेस का क्या करना है। अब साथ वाले को आज प्लीज जरा साइड पे कर दें, बिकॉज यू शुड बी वेरी अटेंटिव नाउ। जब कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा हो, अच्छा इसमें आप वो स्कल्पचर वाला सवाल होमवर्क में कराइएगा, ताकि आपको सेक्शन 77 का ये वाला पॉइंट समझ आ जाए। होमवर्क में अगर आप क्वेश्चन 45 कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये वाला कंसेप्ट की रिवीजन हो जाएगी। ये जो भी हमने पढ़ा ना, ये क्वेश्चन 45 भी इसी जैसा है। 45 को क्या ढूंढ रहे हैं, दीवाने हैं आप लोग। और यहाँ 45 लिख लिया, होमवर्क में डाल देंगे इंशाल्लाह। ओके, स्पेकुलेशन बिजनेस, चीज़ों को ख़त्म किया करें, फैलाया ना करें। अब क्वेश्चन 45 ढूंढने जा रहे हैं हाइब्रिड वाले। टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस की टैक्स इम्प्लीकेशंस।
जब कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस करे, इसको समझा जाएगा ये इसका सेपरेट बिजनेस है फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। इस बिजनेस की इनकम सेपरेटली कैलकुलेट की जाएगी फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस ये होते हैं जैसे आप दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, कोई जनरल स्टोर चला रहे हैं, कहीं आप चाय बेच रहे हैं, ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है। कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है उसकी, ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है सारे। खर्चे पोर्शन करने के लिए स्पेकुलेशन बिजनेस को समझा जाएगा एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम। यानी अगर आपने खर्चे किए तो स्पेकुलेशन अलग हेड होगा और नॉन स्पेकुलेशन अलग हेड होगा। यानी अगर कभी खर्चे पोर्शन करने पड़े, ये इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर 12 में क्वेश्चन करेंगे इसका, जिसमें हम स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में खर्चे पोर्शन करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट्स ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके प्रॉफिट्स किस हेड में जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में, यानी किसी और हेड में नहीं जाएंगे इसके प्रॉफिट्स। यानी बार बार ना वो कह रहा था कि ये अलग बिजनेस है, इसका रिकॉर्ड भी अलग रखो, इसके खर्चे भी अलग से पोर्शन करो, सब कुछ अलग अलग करो। करते करते हमारे दिल में आया ये एक बिजनेस ही बाहर निकल गया है। उसने रोका, नहीं, शेल बी इंक्लूडेड इन दैट बिजनेस। कहते हैं ये बिजनेस में रखो, बिजनेस से बाहर ना निकाल देना कहीं। कहते हैं मैं मान रहा हूँ कि ये बिजनेस नॉर्मल से हटके है, मैं ये भी मान रहा हूँ इसकी इनकम और नॉर्मल बिजनेस की इनकम अलग अलग निकालना, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि ये बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का हेड नहीं है, ये स्पेकुलेशन का हेड है। लेकिन ये सारी बातें करके मैं इन द एंड एक वादा तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये बिजनेस का हेड, ये बिजनेस से बाहर ना निकाल देना। इतने जज्बाती ना हो जाना कि सेपरेट 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 सुन के सेपरेट ही कर देना इसको अपनी किताब से। तो बिजनेस के चैप्टर में ही रखना है इसको, चाहे ये सेपरेट है। और अगर स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए तो ये किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। लेकिन ये तो ऐसे टाइम वेस्टेज टाइप चीज़ है। ये तो इंशाल्लाह हमने चैप्टर 14 के अंदर लॉसेस का चैप्टर जब पढ़ना है तभी बातें समझ आनी है। तो ये मेरी नज़र में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इसका लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। तो एनीवेज वी नीड अल्टीमेट अटेंशन फॉर दिस। सो फ्रेश दिमागों के साथ इंशाल्लाह कल स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आई एम नॉट स्टार्टिंग स्पेकुलेशन बिजनेस टुडे। आज मैंने आपको सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की ट्रीटमेंट बताई है कि उसको अलग रखना है। बाकी स्पेकुलेशन होता क्या है ये इंशाल्लाह कल देखेंगे। चैप्टर 5 निकाल लें। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोलें, इंडस्ट्रियल इन द अंडरटेकिंग। खड़े हो जाएं और बॉल पॉइंट्स को ऐसे बंद करके खोलें। खड़े हो जाएं। जी वेल डन हाइब्रिड में, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। आप तो करीब ही हो ना, आपको तो शाबाश। चलें बैठ जाएं। बॉल पॉइंट्स टूट गई हैं तो फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं थी। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर आप बनेंगे तो आपको कुछ फायदे मिलेंगे। जैसे कि चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को प्लांट की कॉस्ट का 25% माफ होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है? ये एक ऐसा कारोबार है जो आपने पाकिस्तान में करना है। पहली शर्त ये है, अगर पाकिस्तान से बाहर आपने प्लांट खरीद लिया तो उस पर आपको 25% कॉस्ट का टैक्स रेट नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त ये है कि आपने कारोबार पाकिस्तान में करना है और आपने नौकरी देनी है 10 या ज्यादा बंदों को। अगर आप 6-7 बंदों को नौकरी दे के पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, शिप बिल्डिंग शुरू कर दें, बिजली बनाना शुरू कर दें, या पाकिस्तान के अंदर आप किसी माइन में जाके काम करना शुरू कर दें, तो अगर आप 10 से कम बंदों को लेके ये काम कर रहे हैं, ये जो मैंने 3-4 काम हल्के फुल्के हाईलाइट किए हैं नीचे,
अगर आप 4-5 बंदों को लेके को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कहते हैं मेरी नज़र में आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक बड़े सेटअप के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम कितने लेबर हो, कितने एम्प्लॉयज़ हो काम करने के लिए, 10 या उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा 1000 हो वो तो कोई मसला नहीं, बस 10 होने चाहिए कम से कम। और आपने बिजली इस्तेमाल करनी है, अपनी फैक्ट्री में बिजली इस्तेमाल करनी है। एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजलीकल एनर्जी, इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कोई भी एनर्जी इस्तेमाल कर लें, अपनी एनर्जी ना इस्तेमाल करने लग जाइएगा, कोई भी एनर्जी इस्तेमाल कर लें विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। अब ये किसी इंजीनियर दोस्त को आज फोन कीजिएगा, कोई बन रहा होगा मेरे ख्याल से 3rd-4th सेमेस्टर में पहुंच गया होगा, आप लोग भी तो 1.5 साल हो गया ना, तो उसका थर्ड सेमेस्टर चल रहा होगा, अगर 8 सेमेस्टर है तो उसको ज़रा फ़ोन करके पूछिएगा कौन कौन सी एनर्जीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं, और उसका जवाब आपने नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम उसको पता चले कि हम भी थोड़ा बहुत उसकी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अब आप ये किसी दोस्त से पूछ लीजिएगा कौन कौन सी एनर्जीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं। ये अपने स्टेटस पे लगाएं, ज़रा 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। विच एनर्जीज आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, जल्दी करें। विच एनर्जी, स्टेटस पे लगाना है अपने, विच एनर्जीज, क्रिएट न्यू स्टेटस, विच एनर्जीज आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, और एंड पे वो डाल दें एनीवन इन माय कांटेक्ट लिस्ट प्लीज, इस तरह जो डालते होते हैं ना लोग, डाल दिया स्टेटस। एक व्यू आ जाए तो उसके बाद हम शुरू करते हैं पढ़ना। ओके, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको कहा रिप्लाईज नहीं पढ़ने इसके। तो दो किस्म, या तो आप बिजली इस्तेमाल करें या ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करें जो मैकेनिकली, लेकिन अपनी एनर्जी ना इस्तेमाल करने लग जाइएगा, ह्यूमन एनर्जी ना इस्तेमाल, बस लग गया ना स्टेटस, अब छोड़ें आप, ह्यूमन एनर्जी ना इस्तेमाल करने लग जाइएगा, या जानवरों को बुला के उनकी एनर्जियां ना लगवाने लग जाइएगा। तो कहते हैं हम भी एनिमल है, हम नहीं एनिमल, हम अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन है, हम भी एनिमल है नहीं, कोई सोच हमें ह्यूमन है, बस खत्म बात। एंड इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन एनर्जी एंड इज नॉट जनरेटेड बाय एनिमल एनर्जी। आप बता दें कौन कौन सी एनर्जीज यूज करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो मैकेनिकली, लेकिन कौन सी एनर्जी ना हो, ह्यूमन या एनिमल। और अगर आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल करनी है, यानी मैं ऐसे इलाके में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं यहां बिजली आती नहीं, ये बिजली आती तो है, बिजली आती तो है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बिजली अफोर्ड कर सकूं, तो मैं ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल करूंगा या एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करूंगा। तो आपको इजाजत है बिल्कुल, जैसे बैल को जो है वो कुएं के गिर्द बांध देते हैं, आंखें बंद करके, बैल सोचती है मैं इस्लामाबाद पहुंच गई हूं लाहौर से, लेकिन वो उधर ही घूम रही होती है, आंखों के आगे पट्टी तो बांधनी पड़ती है ना, वो समझे पागल बनाया हुआ है। तो बैल सोच रही होती है जो मेरे माय डियर, 3 गाय थी, तीनों बहनें थी, उनकी एक स्टोरी है। अच्छा छोड़ें। अच्छा 20 आर मोर पर्सन्स। अच्छा अगर आप ह्यूमन या एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करने पे आ ही गए हैं तो फिर कम से कम आप 20 बंदों को नौकरी दें, 20-22 बंदे रखें, वो चाहे हाथ से जो है वो स्वेटर बुन रहे हों, चाहे हाथ से कोई भी काम कर लें, हाथ से कारपेट बना रहे हों, कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं। फिर आप बंदे कम से कम कितने रखें, 20। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल या कोई ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है वो यूज करनी है, फिर 10 बंदे भी आप रख लेंगे तो मैं आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कह दूंगा। लेकिन अगर आप 12 बंदे रख के ह्यूमन एनर्जी या एनिमल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो ये फिर मेरी नजर में एक्सेप्टेबल नहीं है। 20 और मोर पर्सन रखें, एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली, बिजली इस्तेमाल ना करें, और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, या कोई एनर्जी ऐसी इस्तेमाल आप ना करें बेशक जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो रही हो। भाई इधर क्लास हो रही है, इधर देखना, इधर क्लास हो रही है। ओके, एंड इज नो, मुंह को खुला का खुला रखें, खड़े होकर दिखाओ जरा कैमरे की तरफ। मैंने दिल पे हाथ रखने को नहीं कहा था। एंड इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और भाई अब
थोड़ी सी अंग्रेजी की बात है, ये दोनों नॉट मिलके ना लोग कहते हैं पॉजिटिव की सेंस दे रहे हैं, तो शायद उसको ऐसे फिक्रा बनाना नहीं चाहिए था, बट जो बात है मैंने आपसे सही कर दी है। आपका मेरा मजाक नहीं है, असल में मेरा आपका हो सकता है शायद, लेकिन आपका मेरा नहीं है, इसलिए मैंने कोई मजाक नहीं किया। तो यही सेंस है। अंग्रेज़ी थोड़ी सी ज़रा अंग्रेज़ों वाली बना दी है उसने, ठीक है कोई मसला नहीं। तो ये पॉजिटिव की सेंस दे रहा है यहाँ पे, यू मे यूज़ ह्यूमन और एनिमल एनर्जी, लेकिन उसके लिए बंदे आपको कितने रखने पड़ेंगे? 20 रख लें। एनिमल चाहे एक हो, वो कोई मसला नहीं, बंदे आपको कम से कम कितने रखने पड़ेंगे? 20 रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि 20 बंदे और 20 जानवर, वट एवर यू लाइक। अच्छा, इंग्लिश का फ़िक्रा आप कुछ बच्चे कहते हैं याद करना मुश्किल है, नहीं बस पहला फ़िक्रा याद कर लीजिएगा। ये एक नॉट एक्स्ट्रा डला है और ये 20 एक्स्ट्रा डला है, इसके अलावा एक टके का फ़िक्रा भी एक्स्ट्रा नहीं डला हुआ। बस इंग्लिश का फ़िक्रा तो याद हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ गया। पॉइंट 1 याद करना है, पॉइंट 2 एज इट इज़ लिख देना है, सिर्फ 20 है और नॉट डाल देना है उधर, बस, और तो कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब आप काम क्या करें? चीज़ें बना लें, चीज़ों को ऐसे प्रोसेस से गुजार लें जिसकी उसकी हालत बदल जाए। जहाज़ बनाएं आप लोग, शिप बिल्डिंग, जहाज़ बनाएं, जनरेट करें, कन्वर्ट करें, ट्रांसमिट करें या डिस्ट्रीब्यूट करें बिजली पाकिस्तान में, या हाइड्रोलिक पावर, किसी माइन, कोयले की कान में चले जाएं, साथ वाले के कान को ना देखें, कोयले की कान में चले जाएं, ऑयल वेल, कोई तेल का कुआं खोद लें, और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट, या कहीं से भी मिनरल डिपॉजिट्स निकालने लग जाएं, या आप बिल्डिंग्स बनाएं, रोड्स बनाएं, ब्रिज बनाएं और अदर स्ट्रक्चर्स बनाएं, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। लैंड को बेहतर कर लें, डेवलप करें, बेहतर करें, ताकि वहाँ काश्तकारी हो सके। लैंड कई बंजर पड़ी होती हैं, उसको बेहतर कर लें। A person doing construction of building, road, bridges and other structures for import of plant and machinery to be used। अच्छा, इसके लिए आप प्लांट इंपोर्ट करेंगे, टू बी यूज्ड, यानी बाहर से प्लांट मंगवाने को इनकरेज किया जा रहा है कि नए प्लांट मंगवा कर ब्रिज बनाने या रोड बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, पाकिस्तान के प्लांट्स खरीद के नहीं। तो फॉर इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई 20। ये लॉ 1 मई 20 को आया था, इससे पहले ये लाइन नहीं थी इसमें, तो ये लाइन 1 मई 20 को आई थी। ये सब कुछ तो मुझे याद है 2001 में भी था लॉ में, लेकिन 1 मई 20 को ये वाला पॉइंट भी ऐड हो गया था, और 1 जुलाई 20 को होटल्स को भी इसमें डाल दिया था, और बाद में फिर जाके टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, जो कि पीटीए के अंडर काम कर रही हैं, ज़ाहिर बात है सारी पीटीए के अंदर ही काम कर रही हैं, और क्या, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब बहुत से इदारे तो यहाँ से एक्सक्लूड हो गए हैं। एक जनरल स्टोर वाला इसमें आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहा, प्रोसेसिंग भी नहीं कर रहा, वो शिप बिल्डिंग भी नहीं कर रहा, वो बिजली भी नहीं बना रहा। क्या वो लोगों को जहाज़ बना रहे? नहीं, सॉरी, जहाज़ खुद बनाने ना, चलने वाले। क्या वो माइन में काम कर रहे हैं? क्या वो इंपोर्ट कर रहे प्लांट? नहीं। क्या वो जैज़ है? नहीं, ये तो जनरल स्टोर वाला है, बिस्किट बेच रहा है, वो तो नहीं इसमें आएगा। हॉस्पिटल्स वाले इसमें नहीं आएंगे, कॉलेजेस वाले इसमें नहीं आएंगे, बहुत से लोग हैं सर्विस देने वाले, लॉयर्स नहीं आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीए फॉर्म चला रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बेसिक थीम मैन्युफैक्चरिंग ही थी, और मोर और लेस मैन्युफैक्चरिंग ही कवर थी इसमें, लेकिन आगे इन्होंने प्लांट इंपोर्ट करके कंस्ट्रक्शन भी डाल दी थोड़े अरसे पहले, फिर इनको ख्याल आया होटल बिजनेस भी डाल दो, क्योंकि वहाँ भी खाना ही मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, और फिर इन्होंने पता नहीं सर्विस इंडस्ट्री भी डाल दी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं है इधर। तो अगर आप ये काम करें और इतने बंदे रख के पाकिस्तान में, तो देन यू विल बी कॉल्ड एज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो इतने बंदे रख के इनमें से कोई एक काम भी कर लें पाकिस्तान में, तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। और अगर आप बन गए तो फिर चैप्टर 6 कहता है फिर आप प्लांट खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट पर 25% आपको मैं टैक्स क्रेडिट दे दूंगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं लिखे हुए वो सेक्शन। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लफ्ज़ पूरे लॉ में जहां भी यूज़ होगा
वो ये वाली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंंग होगी, जैसे प्राइवेट पब्लिक कंपनी का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो आपको पता है उससे क्या मतलब है। ओके, ये डिविडेंड की डेफिनेशन को छोड़ें, असेसमेंट की तरफ आ जाएं। असेसमेंट असेसमेंट ये चैप्टर 15 का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कच्ची असेसमेंट भी आ जाती है। इंशाल्लाह चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे कच्ची असेसमेंट क्या होती है। असेस करना होता है ना, टैक्स वाले आपको असेस करते हैं, और बदली हुई असेसमेंट भी आ जाती है, यानी पहले आपको असेस करते हैं, बाद में अपनी राय आपके बारे में बदल लेते हैं। बहरहाल चैप्टर 15 में इस पर डिटेल पे डिस्कशन होगी। असेसमेंट ईयर एक लफ्ज़ था जो हमारे लॉ से ख़त्म हो चुका है, पता नहीं आएगा आपने क्यों इसको किताब में रखा हुआ है। ये पुराने लॉ में डिफाइन हुआ हुआ है, रिपील्ड ऑर्डिनेंस, ये 1979 में था शायद रिपील्ड ऑर्डिनेंस, अब तो 2001 वाला चल रहा है। तो पुराने लॉ में कोई लफ्ज़ था असेसमेंट ईयर। चैरिटी ये होती है गरीबों की मदद कर देना, किसी की तालीम का खर्चा उठा लेना, किसी की मेडिकल रिलीफ कर देना, या कोई भी ऐसा काम करना जिससे अवामुन नास को फ़ायदा हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेट करने के कंटेंट्स और ट्रांजैक्शंस अंडर दिस लॉ। इसमें आप ईमेल अटैच कर दें, ईमेल में फ़ाइल अटैच कर दें, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। एनेक्जर्स अटैच कर दें, ये भी एनेक्जर्स होते हैं ना अपनी बात को समझाने के लिए, एनेक्जर ए एनेक्जर बी। अकाउंट्स पी एंड एल बैलेंस शीट को किसी ईमेल में अटैच कर दें, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बना दें, या कोई नोटिस आपने किसी को देना, इत्तला देनी है, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिकली दे दें। एंड एनी अदर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन क्रिएटेड, सेंट, फॉरवर्डेड, डाउनलोडेड, आगे क्या लिखा हुआ है, रीड। अब ये रीड वालों का मैं क्या करूं, मुझे बताएं, इतने बड़े हो गए हैं ये लोग, अभी तक इसको रेड नहीं पढ़े। अब पीछे से पता चल रहा है कि कौन सी फॉर्म चल रही है, कौन सी फॉर्म चल रही है, रेड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फिर ये रेड पढ़ेंगे ना, इसको भी रीड पढ़ेंगे। तो योर इंग्लिश में रेस्ट इन, अच्छा, और प्रिंटेड बाय वन और सेवरल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन निकल गई भी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं। सही तरह करें। इनकम कोई भी अमाउंट जो इस लॉ में चार्जेबल है, डेट इज इनकम। इनकम का मतलब होता है ना अंदर आइए, वो कम इन होता है। अच्छा, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इनकम इंक्लूड एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स विच इज अज्यूम्ड एज फाइनल टैक्स। बोनस शेयर्स का मिलना भी मैंने आपको बताया था कि इनकम है। और फाइनल टैक्स की बेहतरीन मिसाल जो मशहूर ज़माना, आपने अपने साथ वाले के पल्ले बांधी हुई है, साथ वाले का पल्ला देखें, उस पर बांधी हुई है डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ फाइनल टैक्स। नहर वाले पुल पे किस दिन क्लास रखनी है माय डियर? संडे को। ओके, लेट मी कंसिडर। बस जब भी रखनी है तो मैंने तो आना नहीं, लेकिन मैं अनाउंस जरूर करूंगा आपको, नहर वाले पुल पे आज क्लास होगी। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। समोसे कहाँ से आ गए बीच में? समोसों का तो कोई प्लान नहीं अभी। एनी अमाउंट एज्यूम्ड एज इनकम अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। लोन अगर कैश में रिसीव हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनकम है, हालांकि लोन इनकम होती नहीं, लोन तो वापस करना होता है ना, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनकम है, क्योंकि किस में रिसीव हुआ है? कैश में रिसीव हुआ। एनी लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम मुराकबे से बाहर आते हुए, लॉस ऑफ इनकम भी इनकम है, इनकम का लॉस भी इनकम है, यानी कि वरना तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर की हेडिंग होनी चाहिए थी इनकम स्लैश लॉस फ्रॉम बिजनेस।
लेकिन उसने फिर हर जगह इनकम स्लैश लॉस लिखता, जैसे अकाउंटिंग वाले दीवाने हैं, हर जगह प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं, तो उनको बहुत टाइम लग जाता लिखते हुए। तो कहते हैं मैं इतना दीवाना नहीं हूं, मैं इनकम की डेफिनेशन में लॉस डाल रहा हूं। जैसे घर में कभी बेटी को बेटा कह देते हैं, लेकिन बेटे को बेटी नहीं कहते। गॉट इट? कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना, बेटे को बेटी कहो, लेकिन बेटी को मेरे ख्याल से शायद आपने सुना हो कि बेटी को कभी बेटा कह देते हैं। तो सिमिलरली लॉस को इनकम कह सकते हैं, लेकिन इनकम को, तो लॉस इनकम की डेफिनेशन में आ गया, यानी इनकम मींस इनकम या लॉस। जैसे बेटा मींस बेटा या बेटी। यस, इट इज सो। इफ यू आर लिविंग इन पंजाब, आई डोंट नो अबाउट अदर एरियाज, ओके, इट इज सो। अब्बू को प्लार, अम्मी को मोर, और बेटे को जोए। ये बेटी को, अच्छा जी। इनकम ईयर्स, नॉन प्रॉफिट इनकम ईयर्स, इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर पुराने लॉ में लफ्ज थे, वो डिलीट हो चुके हैं, इनकी जगह नया लफ्ज आ गया हुआ है टैक्स ईयर। तो इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर अब हमारे लॉ में लफ्ज नहीं है। तो ये ना लिखाइएगा रीड पुराना लॉ, लिखाइएगा मींस एज डिफाइंड इन पुराना लॉ। मुज़ाकरात कर लें आपस में, फिर हम आगे पढ़ते हैं। नॉन प्रॉफिट इदारा, ये एक इदारा होता है, मींस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पर्सन से मुराद एक एंटिटी समझ लें, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल। यानी कि असलम खड़े होकर कह नहीं सकता मैं नॉन प्रॉफिट इदारा हूं, मुझे चंदा दो। तो ये तो पता नहीं आप क्यों हंस रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डोनेशन बोल देता हूं मैं, चलें। आई डू नॉट टेक माई वर्ड्स बैक, बट आई ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश because there were correct before as well. Non-profit organization means a person other than individual. पढ़ाई जा रहे हैं, थ्योरी याद करनी पड़ेगी, आज इतना पढ़ना पड़ेगा थ्योरी का। जी क्या कर रहे हैं मेरे साथ? चलो मैं भी याद कर लूंगा, ये तीर आजमाएं, हम भी अपने जिगर लेके आए हुए हैं, हम कौन से। अच्छा, विच इज एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशनल, आसान चीजें एस्टेब्लिश, हाँ कभी याद करें ना, इनको पता चले आसान चीजें, इधर बैठ के बातें करना आसान है, खुद सीए किया हो तो पता हो। एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन, ऐसे बोंगियां मारते हैं क्लास के बाद आके। अच्छा, एक बच्चा क्लास के बाद आया, सर वो आपकी किताब में ये हुआ है और पास पेपर के सोल्यूशन में मैंने ये देखा है। मैंने कहा कहाँ अपलोड होते हैं? कहते हैं आईकैप की वेबसाइट में। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं आईकैप की वेबसाइट का। भाई आईकैप के सोल्यूशन में, हमारे सोल्यूशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसके पीछे अगर आप कभी क्लास के बाद आएँ तो हम आपको वो ईमेल्स दिखाएंगे जो आईकैप से की हैं, और करने के बाद जिस नतीजे पे हम पहुंचे आईकैप से डिस्कशन के बाद, वो आपको पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि हमें नहीं पता आईकैप के सोल्यूशन कहाँ अपलोड हो रहे हैं और हमें नहीं पता कि आईकैप अपने सोल्यूशन कैसे दे रहा है। तो खुदा के लिए थोड़ा सा पता होता है टीचर्स को भी क्या चल रहा है मार्केट में। तो लेकिन फिर भी बताने का हक आपको अपनी जगह। एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशनल चैरिटेबल वेलफेयर पर्पस फॉर अवामुन नास और फॉर प्रोमोटिंग एन इमेच्योर स्पोर्ट्स। जो इमेच्योर स्पोर्ट्स जो कि पाकिस्तान में भी चल नहीं रही, शुरू हुई हैं थोड़ी थोड़ी। तो फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अंडर किसी लॉ में भी रजिस्टर कराना जरूरी है। दैट्स वाई इंडिविजुअल्स अपने आप को खड़े होकर नॉन प्रॉफिट इदारे नहीं कह सकते, किसी लॉ में अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है। फिर कमिश्नर से भी अप्रूवल जरूरी है। लॉ अलग है, लॉ गवर्नमेंट ने बनाया होगा, कमिश्नर एफबीआर के दफ्तर में मिलेगा, कमिश्नर से भी अप्रूव कराना जरूरी है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन एन अपील। अपील तो नहीं, एक तरह की एप्लीकेशन होती है। अपील में तो मिन्नत का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन उन्होंने लिखा है ऑन एन एप्लीकेशन, एक अपील करें ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अकम्पनीड बाय प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब वो कहेगा यार आप अपने इदारे के जमा करवाएं, अपने जो मेन आपके ट्रस्टीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके आईडी कार्ड जमा करवाएं, उनके घर की डिटेल बताएं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या कारोबार करते हैं, उनका क्यों ये नीयत बनी नॉन प्रॉफिट इदारा बनाने की। कमिश्नर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन द एंड आप ये क्लेम करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नॉन प्रॉफिट इदारे को जितना चंदा मिलेगा उसमें से 1 रुपया भी मैं घर लेके नहीं जाऊंगा। तो अगला इस चीज़ का आप वादा करें। ये 4 चीज़ें अगर आप पूरी कर दें तो आपको लोग चंदा देना शुरू कर देंगे।
द पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स। आपने नॉन प्रॉफिट इदारे के एसेट से बेनिफिट नहीं लेना। रेजिडेंट टैक्स पेयर वो होता है हु इज रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट वो होता है हु इज नॉन रेजिडेंट। हा 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 हा। It's enough for today at least. Okay, let's have some beautiful chat today. ये तो यार पता नहीं वो क्या था, किसी ने कुछ कर दिया था, वो उसकी वजह से हो रहा था। वो इसमें हम देख लेते हैं, अगर कुछ और मिलता है तो आपको दिखा देते हैं। मैं भी किसी और डिस्कशन की तरफ जाना चाह रहा था, आप लोग किसी और तरफ ले गए बात को। तो ओह, इसमें तो बुक नहीं पड़ी हुई, इंटरनेट भी नहीं आ रहा। ऐसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे पेपर कैसा आता है, तो मैंने कहा पता नहीं ICAO की वेबसाइट पे शायद अपलोड होता है, वहां से देख लेते हैं जाके। स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 2023 क्वेश्चन 4 में 6 बच्चे पास हुए हैं 100 में से, क्वेश्चन 5 में 9 बच्चे पास हुए हैं, क्वेश्चन 2 में 15% मार्क्स, 15 बच्चे पास हुए हैं। व्हाई इज इट सो यार, व्हाई इज इट सो? क्वेश्चन मुश्किल होगा, देख लेते हैं, पता नहीं अब। क्वेश्चन 4 और 5 स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 2023 किधर है? स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 2023, ये सितंबर 2022 है, ये कौन सा है? स्प्रिंग यही होगा ना? क्वेश्चन 4 और 5, 2 में भी कम था। ये अनलकीली आपको दोनों सवाल समझ नहीं आ सकते, बिकॉज ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी नहीं हुई। तो 4 और 5, लेकिन थ्योरी के सवाल हैं, ऑब्वियसली थ्योरी छोड़ के गए हुए थे बच्चे, सीधे सीधे थ्योरी के सवाल हैं। ये पूरा चैप्टर 15 में से उसने रटा पूछा हुआ है सारा, से थ्योरी भी याद करनी है। क्वेश्चन 5 एंड 8 खोलने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन 5 एंड 8 ऑटम 2022, क्वेश्चन 5 एंड 8 तो सेल्स टैक्स का होगा, 5 देख लेते हैं। ओ अगेन क्वेश्चन 5 भी ये चैप्टर 15 में से है,
रुस्तम एंटरप्राइज ने फाइनल टैक्स रिजीम ऑप्ट किया अपने एक्सपोर्ट्स बिजनेस के लिए, तो आप बता दें कि क्या रूल लगते हैं फाइनल टैक्स रिजीम वाले के लिए। किसी को याद है फाइनल टैक्स रिजीम वाले के लिए क्या रूल लगते हैं? चैप्टर 4 याद है, चौथी पांचवी क्लास। किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता, खर्चे माइनस नहीं होते, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ओके क्वेश्चन 2, 4 एंड 6 खोलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2, 4 एंड 6 यही अटेम्प्ट है ना? हाँ। क्वेश्चन 2 अनलकीली यार ये भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं क्या करूं। क्वेश्चन 2, 4 भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी चैप्टर 15 में से रट्टा है। 4 सीधा सीधा एज इट इज थ्योरी पूछी हुई है। 6 सेल्स टैक्स का है। मतलब ये कि पास साबित हुआ कि साथ साथ थ्योरी भी याद करनी है। तो वहां से फिर आप जब कितने लोग जरा फिक्रमंद हो गए हैं थोड़े से, पता नहीं 100 में से 15 बच्चा क्यों पास हो रहे। चलें जी, अच्छा ये बॉयज़ के लिए जुमेरात को बस जाती है कॉलेज से, शब जुमा के लिए कोशिश कर लिया करें। चलो भाई उठना शुरू कर दो। फीमेल स्टूडेंट्स ज़रा 1 मिनट के लिए बैठे रहें बस।